हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोग पीछे के स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे कि हम लोग आज बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट नंबर 20 लगाने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट 19 तक लगा दिए। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम क्या करेंगे, तो आज हम सेट 20 लगाने वाले हैं। आपको पता होगा कि साइंस से जितने भी प्रश्न आते हैं वो फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, बायो हो गए, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे एनालाइज कराया जाता है। इसके अलावा हम बता दें कि कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि हाँ सर, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये हमारे साइंस में नहीं आता, जैसे कि कंप्यूटर से कुछ संबंधित क्वेश्चन था। तो नहीं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इसी कारण हम बताए हैं, वरना ऐसा हम नहीं बताते। पिछले सालों में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसा लगता है कि हाँ आगे भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसा होता है कि साइंस में ना कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए उस क्वेश्चन को लगाया गया था। सो आई थिंक आपको वो डाउट का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। आपको पता होगा कि हम हर सेट में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि आसमान नीला दिखता है, इसका कारण क्या है? आसमान का नीला दिखने के पीछे कौन सा कारण है? प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का प्रकीर्णन, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो आसमान को नीला दिखाई देता है? तो क्या आपको भी आसमान नीला दिखता है? यदि नीला दिखता है तो आपका भी ये जवाब होगा कि हाँ, आसमान नीला क्यों दिखता है? हमारे पास इतना कलर है, लाल है, पीला है, हरा है, ब्लू है, गुलाबी है, ऑरेंज है, इन सभी कलरों में से नीला ही दिखने का पीछे कौन सा कारण है? तो ये होता है बेसिकली प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब कि ऑप्शन सी जो दिया हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन, यही एक कारण है जो आसमान को नीला दिखाता है। कैसे आसमान को नीला दिखाता है? आपको पता होगा कि पीरा माथी को देखे होंगे, जब श्वेत प्रकाश आथी से निकलता है, मतलब कि प्रिज्म से होकर निकलता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर निकलता है तो क्या होता है? आपको पता होगा कि प्रिज्म का आकार कुछ इस तरह का होता है, एक ट्रायंगल की तरह 3D होता है। हम तो 3D नहीं बना सकते यहाँ पे, तो हम 2D में ही दिखा रहे हैं। कि आपको पता होगा कि यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम जब प्रकाश, मानिए कि ये श्वेत प्रकाश है, यहाँ पे तो व्हाइट कलर तो दिखेगा नहीं, मतलब कि यहाँ से व्हाइट कलर नहीं दिखेगा, तो हम इसी को लेते हैं। और यहाँ से जैसे ही हम निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और वो 7 रंगों को क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन। और जिसमें हम बोलते हैं कि सबसे अधिक इसमें तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो इसमें सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य रेड कलर का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तरंगदैर्ध्य। बात करें तरंगदैर्ध्य का, तो सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का होता है। रेड का किसका होता है? ज्यादा होता है। और वही बात करें कि कम की बात करें तो कम किसका होता है? कम होता है ऑरेंज का या नीला का। किसका होता है? ऑरेंज या नीला। ऑरेंज या नीला, मतलब कि ब्लू का सबसे कम होता है। ब्लू का क्या होता है? कम तरंगदैर्ध्य होता है। और इसका कम तरंगदैर्ध्य होने के कारण क्या होता है? इसका कम तरंगदैर्ध्य होता है तो ये आकाश में खुद को विभक्त कर लेते हैं। मतलब कि श्वेत प्रकाश क्या होता है, जब प्रिज्म से होकर गुजरा और इसका तरंगदैर्ध्य कम, ऑरेंज का सबसे कम ऑरेंज का होता है, उसके बाद ब्लू का होता है। तो ऑरेंज का तरंगदैर्ध्य कम है, तो ये हमारे जो वायुमंडल में जितने भी उपस्थित छोटे छोटे मौलिक कण हैं उसे टकरा टकरा कर वो खुद को नष्ट कर लेता है। लेकिन जो ब्लू है वो ऑरेंज से इसका तरंगदैर्ध्य थोड़ा अधिक होता है। और इसका ऑरेंज से तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण क्या होता है, ये खुद को वायुमंडल में खुद को रखता है और मतलब कि खुद को छितराता है। इसी कारण क्या होता है, मतलब कि ये वायुमंडल में उपस्थित जितने भी छोटे छोटे एयर का कण है, वायु का कण है, उसे टकराता है, लेकिन ये खुद को अवशोषित, मतलब कि उस कण इसको अवशोषित नहीं कर पाता है और ये खुद को खुद फैला लेता है। और फैलने के कारण क्या होता है, ये खुद को आसमान नीला दिखता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और इसको हम पहले भी समझा दिए थे और आज हम फिर से समझा दिए। दूसरा नंबर, प्रश्न नंबर दूसरा की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा में पूछ रहा है कि चंद्रग्रहण होता है जब, चंद्रग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाती है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है,
सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आता है, या सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही रेखा में नहीं होते हैं। मतलब कि क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण, मतलब कि जो चंद्र ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण बेसिकली तब होता है जब जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, सॉरी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। मतलब कि पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो तब क्या होता है? तब चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण होने के पीछे कौन सा कारण है? चंद्र ग्रहण होने के पीछे कारण है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा की आया थी, चंद्रमा एवं सूर्य के बीच में पृथ्वी का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 किलोग्राम तांबा का 303 केल्विन से 353 केल्विन तक तापक्रम बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या है? मतलब कि कोई तांबा है जिसका वजन कितना है, मास दे दिया है हमको, मास दे दिया है 2 kg। मास कितना दे दिया है? मास दे दिया है 2 kg। मास दे दिया है 2 kg और बोल क्या रहा है उसका इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक तापमान 303 केल्विन से कितना हो जा रहा है? 353 केल्विन। तो प्रारंभिक कितना है? इनिशियल टेम्परेचर कितना है? इनिशियल टेम्परेचर है 303 केल्विन। कितना है? 303 केल्विन। और वही बोल रहा है कि फाइनल टेम्परेचर कितना है? इनिशियल फाइनल टेम्परेचर की बात करें तो इसका फाइनल टेम्परेचर है 353 केल्विन। 353 केल्विन कितना है? इसका फाइनल टेम्परेचर है। तो इसमें से पूछ रहा है कि ऊष्मा क्या होगा, कि इसका ऊष्मा कितना होगा? H बराबर क्या होगा? तो आपको पता होगा कि H बराबर S डेल्टा T होता है। क्या होता है? H बराबर MS डेल्टा T। ये क्या है? ऊष्मा का फॉर्मूला है H बराबर MS डेल्टा T। H बराबर MS डेल्टा T क्या है? ये ऊष्मा का फॉर्मूला है। क्या है? ऊष्मा का ये फॉर्मूला है। तो आपको पता होगा कि हमसे क्या पूछ रहा है? ऊष्मा ही पूछ रहा है कि ऊष्मा कितना होगा, और हमको मास दे दिया गया है। मास कितना दिया हुआ है? 2 kg। तो हम यहाँ पे मास लिख देते हैं 2। S पूछ रहा है तो S यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम अति भी लिख देते हैं, ये दिया हुआ है 2 kg इंटू S कितना दिया हुआ है? S दिया हुआ है 385। ये जो दिया तांबा की विशिष्ट उष्माधारिता, तो एस का मतलब क्या होता है? उष्माधारिता। तो दिया है 385 जूल के 385 जूल पर केजी पर केल्विन, मतलब कि पर केल्विन मतलब कि 1 केल्विन का इतना है। और डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना दिया हुआ है? फाइनल दिया हुआ है 353 केल्विन। कितना दिया हुआ है? 353 केल्विन फाइनल दिया हुआ है, माइनस करे इनिशियल कितना दिया हुआ है? 303 केल्विन इनिशियल दिया हुआ है। 303 केल्विन क्या हुआ है? इनिशियल दिया हुआ है। और यदि हम इसको निकाले तो 2 kg में से 2 निकल जाएगा, हम मात्रक छोड़ देते हैं, इंटू 385 को 385 लिख देते हैं और इसका भी मात्रक छोड़ देते हैं, इंटू यहाँ पे 353 माइनस 303 353 में से 303 घटाएंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। और 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना आया? 50 आया। और आप इसको जब इंटू कीजिएगा तो 50 दूना 100 और मैं 385 में कर दीजिएगा तो 50 दूना 100 तो 38500 मतलब कि 5 दूना 10 मतलब कि 10 और 1 0 100। तो हम ये दोनों जीरो यहाँ पे बैठा देते, कितना हुआ? 38500। और आपको पता होगा कि हम उष्मा को किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं, तो ये हो जाएगा जूल। आप देखिए कि ऑप्शन में कौन सा 38500 जूल, मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन तीसरा का भी सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है, क्योंकि ये हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको पता चल गया होगा, आपको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कितना दिया? 2 किलोग्राम दिया हुआ है, तो मास रख दिए 2 kg। उसके बाद इनिशियल दिया हुआ 303 केल्विन, तो 303 केल्विन इनिशियल रख दिए, और फाइनल दिया हुआ 353, तो फाइनल 353 लिख दिए। और यहाँ पे उष्माधारिता 385 है तो हम 385 लिख दिए, और इसको हम कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिए। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि टेप रिकॉर्डर, मतलब कि टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है,
परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, परिवर्तित वैद्युत प्रतिरोध के रूप में, परिवर्तित शब्द के रूप में, या परिवर्तित मोटाई के रूप में। तो जो टेप रिकॉर्डर होता है, आपको पता होगा कि पहले के जमाना में हम लोग किसी भी वीडियो को या फिल्म देखने के लिए क्या करते थे, टेप रिकॉर्डर का उपयोग करते थे। मतलब कि टेप रिकॉर्डर को एक डिस्क मतलब कि आता था, जैसे कि आज डिस्क आ गया है जो आपका जो उसी तरह से आता था, उसके अंदर हम क्या करते थे, टेप रिकॉर्डर को डालते थे और वो क्या होता था, वो चलने लगता था। मूवी हो या आपका शादी का कैसेट हो या जो कुछ भी हो या आपको गाना हो, तो क्या होता था, चलने लगता था। तो उसके ऊपर एक लेप लगाया जाता था। इसके बारे में इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, मतलब कि इससे पहले वाले सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि उसी टेप रिकॉर्डर पर शब्द को जो रिकॉर्ड करता है, उसको रिकॉर्ड कौन करता है, तो उस शब्द को रिकॉर्ड करने का काम करता है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। मतलब कि वो जो रिकॉर्ड होता है वो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में उपयोग करता है, और वो उसके ऊपर कैसा होता है, लेप के रूप में लगा होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आप हमारे पीछे वाले सेट के वीडियो को देखे होंगे तो आपको तो ये ऐसे ही देख के समझ में आया हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, रीड बिना नलिकावाद है। मतलब कि रीड बिना, एक रीड बिना है जो नलिकावाद है। वाद है किसका है, हारमोनियम का है, बांसुरी का है, नाद स्वरम का है, या वायलिन का है। मतलब कि वायलिन आप देखे होंगे, या जितना भी है ये सब जितने भी जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम में लोग लाते हैं इसको। हारमोनियम हो गया, या बांसुरी हो गए, या नाद स्वरम हो गया, या वायलिन हो गए। ये सब क्या होता है, ये सब को सब हम लोग जो गाना गाते हैं तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो रीड बिना है वो नालिका किसका होता है, तो वो बना होता है बांसुरी का। किसका बना होता है, वो बांसुरी का होता है। बेसिकली किसका होता है, वो बांसुरी का होता है। और रीड बिना जो वाद का नालिका किसका, वाद का आशय ऐसा नालिकावाद से है जिसमें चलयमान घटक हवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो। मतलब कि आपको पता होगा कि जो बांसुरी होता है, वो बांसुरी में क्या होता है, बांसुरी में बेसिकली जो हम एयर से, आपको पता होगा कि जो बांसुरी होता है उसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ हवा देते हैं, हवा के अलावा कुछ देते हैं, तो वही होता है रीड बिना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि बेकेलाइट, मतलब कि जो बेकेलाइट होता है डैश से उपलब्ध किया जाता है। मतलब कि जो बेकेलाइट होता है वो डैश से उपलब्ध किया जाता है। फिनॉल एवं बेंजीहेलाइड, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एवं एसिटिल्डिहाइड, या फेनॉल एवं एसीटोन। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो बेकेलाइट से उपलब्ध किया जाता है। तो आपको पता होगा कि बेकेलाइट का उपयोग फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से होता है। किसका होता है, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से होता है। इसके लिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन हो जाएगा, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछ रहा है हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 2.1, 1, 1.8 या 3। तो जो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, वो 1 होता है। कैसे, आपको पता होगा कि किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, किसी भी परमाणु मतलब कि किसी भी एटम का परमाणु द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, तो उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पर। किस पे निर्भर करता है, उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पर। और आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन है, मतलब कि ये हमारा हाइड्रोजन एटम हो गया, मानिए कि ये हो गया, तो हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कितने उपस्थित होते हैं। मतलब कि ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, तो ये हो गया हाइड्रोजन, इसमें प्रोटॉन क्या होता है, इसका नाभिक भार होता है, नाभिक भार पर परमाणु द्रव्यमान निर्भर करता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक सिर्फ प्रोटॉन उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन इसके अंदर, हाइड्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन नहीं उपस्थित होता है, तो एक होता है, इसलिए हम इसको काटा दिया और इसका परमाणु द्रव्यमान 1 हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया हो गया, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि सोडा वाटर
सोडा वाटर की प्रस्तुत में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। बहुत इजी क्वेश्चन कि जो सोडा वाटर होता है उस सोडा वाटर में प्रस्तुत में से कौन सा गैस प्रयोग होता है, मतलब कि सोडा वाटर को प्रयोग कर बनाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। तो आपको पता होगा कि सोडा वाटर को छोड़ दीजिए, आप जितने भी तरह के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें बेसिकली कौन सा गैस भरा जाता है? उसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को भरा जाता है। कौन सा गैस को भरा जाता है? CO2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। CO2 गैस को भरा जाता है। जब आप देखते होंगे कि आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक के बोतल को लेते होंगे और आप जब उसको किसी तरह से सेक कर देते होंगे, सेक कर देने का अर्थ है कि हिला देते होंगे, मतलब कि पूरी तरह से, तो क्या हो जाता है? फेना जाता है। जैसे कि कोई सरफ को घोल दियो, उसी तरह से क्या हो जाता है? वो फेना जाता है। तो वो किसके कारण होता है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। और जैसे ही आप बोतल को हिले सेक करके, मतलब मानिए कि आप कोल्ड ड्रिंक के बोतल को सेक करके खोलते हैं तो क्या होता है? उसमें से सनसनाहट की तरह आवाज निकलता है और वो क्या होता है? ऊपर की तरह निकलता है। तो वो कौन सा गैस होता है? वो CO2 गैस होता है। और आप पढ़े ही होंगे एसिड एंड बेस में, या हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी तरह के कचौड़ी हो जाता है या अति हो जाता है, उसको फुलाने के लिए भी हम किस गैस का उपयोग करते हैं? CO2 का गैस का उपयोग करते हैं, जो किस में पाया जाता है? हमारा सोडा में पाया जाता है। खाने वाला सोडा हम क्यों डालते हैं? खाने वाला सोडा इसलिए हम खाने में डालते हैं क्योंकि उसको डालने से भोजन जो होता है वो नरम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे ही सोडा डालते हैं तो वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वो गैस बनाता है। और सेम यही काम किस में करता है? सोडा वाटर में करता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपको रिलेटेबल लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया करता है? एसीटोन, बेल्जिडिहाइड, बेंजेफोनो फेनॉन या मिथाइल एल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सा है जो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया करता है? तो आयोडो का आपको अर्थ पता होगा, आयोडो का अर्थ होता है आयोडीन से। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है? तो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया एसीटोन करता है। कौन करता है? एसीटोन करता है। मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड, मतलब कि ऑक्जेलिक एसिड CH2C2O4, मतलब कि ऑक्जेलिक एसिड CH2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 4, 2, 3, 1। निम्नलिखित में से कौन सा होगा जो ऑक्जेलिक एसिड के कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या होगा? तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम समझा देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2C2O4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं H2C2O4। तो क्या पूछ रहा है? H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का संख्या कितना होता है? 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, प्लस कार्बन का कितना होता है? कार्बन का ही तो पूछ रहा है यहाँ पे, तो कार्बन का ही ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो इसको हम x से दर्शा देते हैं। तो ये हो जाएगा x को x हम यहाँ पे इंटू और x मैच कर जाएगा, तो हम इसको इंटू को जगह पे हम क्या लिख देते हैं? x की जगह पे y या माने कि r लिख देते हैं। हम कार्बन को क्या मांग ले? कार्बन इजकल टू r मान लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन इजकल टू r, मतलब कि कार्बन जो है वो r के बराबर है। सो यहाँ पे कार्बन 2 है। इसके अलावा बात करते हैं प्लस ऑक्सीजन का पता होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे 4 दिया हुआ है, इंटू ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है, अंतिम अभिक्रिया संख्या, वो -2 होता है। तो 2 इंटू 1 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, प्लस ये प्लस नहीं माइनस 4 दूना 8। और आपको पता होगा कि 8 में से जब 2 जाएगा तो -6 बचेगा। तो 2r इजकल टू -6 को इधर भेजेंगे तो 6 हो जाएगा। तो r इजकल टू कितना हो जाएगा? r इजकल टू 3। तो कार्बन को हम किससे दर्शा देते? r से दर्शा दे, तो मतलब कि कार्बन इजकल टू 3। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो R है वो कार्बन को दर्शाया है, हम X से नहीं दर्शाया, क्योंकि इंटू और X आपको सेम लगता है, इसलिए हम इंटू की जगह पे किसका उपयोग कर लिए? R का उपयोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है? मतलब कि तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है? गंधक है,
कार्बन है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है। तांबा का शत्रु किसे माना जाता है? तो तांबा का शत्रु बेसिकली गंधक को माना जाता है। किसको माना जाता है? गंधक को माना जाता है। और गंधक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सल्फर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सल्फर को इंग्लिश में गंधक बोलते हैं। और जो गंधक है मतलब कि जो सल्फर है उसका नाम की कैसे पढ़ा है? उसका संस्कृत का एक शब्द है, उस शब्द का नाम क्या है? उस शब्द का नाम है सल्फेरी। क्या नाम है? सल्फेरी। सल्फेरी क्या है? एक संस्कृत का शब्द है, सल्फेरी। सल्फेरी। और सल्फेरी क्या है? संस्कृत में, मतलब कि संस्कृत में हम सल्फर को क्या बोलते हैं? संस्कृत में सल्फर को हम सल्फेरी बोलते हैं। और सल्फेरी का अर्थ होता था तांबा का शत्रु। मतलब कि सल्फेरी का अर्थ क्या होता था? तांबा का शत्रु। मतलब कि सल्फर को संस्कृत में सल्फेरी बोलते हैं। और सल्फेरी का बेसिकली अर्थ होता है तांबा का शत्रु। मतलब कि जो सल्फर का नाम पड़ा है वो तांबा के शत्रु के रूप से नाम से पड़ा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडिन में होता है, मतलब कि कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडिन में होता है ऑक्सीजन, गंधक, नाइट्रोजन या क्लोरीन। मतलब कि कार्बन एवं हाइड्रोजन, मतलब कि कार्बन जो होता है और हाइड्रोजन को छोड़कर जो पिरिडिन होता है, उस पिरिडिन में क्या उपयोग किया जाता है कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर? तो इसका मतलब की बात करें, पिरिडिन एक विषम चक्रीय जो हेट्रोसाइकल यौगिक होता है और इसका अनुसूत्र होता है C6H5N। क्या होता है? अनुसूत्र होता है और जिसका फॉर्मूला होता है C6H5N। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का अर्थ है उस क्वेश्चन को अर्थ को समझते चले तो इस क्वेश्चन के अर्थ के अनुसार कि कार्बन या हाइड्रोजन को छोड़कर पिरिडिन में होता है तो वो हो जाता है नाइट्रोजन। कौन हो जाता है? वो हो जाता है नाइट्रोजन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील, मतलब कि जो स्टेनलेस स्टील बनता है वो स्टेनलेस स्टील डैश का मिश्र धातु है। मतलब कि जो स्टेनलेस स्टील है वो किस चीज का स्टेनलेस स्टील किस चीज का मिश्र धातु है? इस्पात, क्रोमियम और निकेल, इस्पात, सिल्वर, निकेल, इस्पात, निकेल एवं एल्युमिनियम, इस्पात, क्रोमियम और एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से किस चीज का ये जो है मिश्र धातु है? तो आपको पता होगा कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। और मिश्र धातु का अर्थ क्या होता है? मिश्र धातु का अर्थ है कि अलग अलग चीज का यौगिक से मिलकर बनना। जैसे कि मिश्र धातु के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि मिश्र धातु का मतलब कि मिश्र धातु का अर्थ क्या होगा कि अलग अलग धातुओं के, अलग अलग 3-4 धातुओं के मिला के बनने से उसको मिश्र धातु का कहते हैं। जैसे कि मिश्रण भी इसी का एक नाम होता है, जैसे कि चीनी और पानी क्या एक तरह से मिश्रण है। उसी तरह से जो यहाँ पे बात कर रहा है स्टेनलेस स्टील, वो भी क्या है? स्टेनलेस स्टील इस्पात जो है वो भी एक मिश्र धातु है और वो अलग अलग कंपाउंड के मिलने से बना है तो वो मिलता है एक इस्पात, मतलब कि लोहा, क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब कि जो स्टेनलेस इस्पात बनाया जाता है वो इस्पात मतलब कि लोहा, क्रोमियम और निकेल के मेल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कि ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक, मतलब कि जो ब्रोमीन जल है उसको रंगहीन करने वाला यौगिक है एथेन, बेंजीन, एसिटिलीन या एथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा है जो ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है? तो आपको पता होगा कि ब्रोमीन जल जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो ब्रोमीन जल कार्बन है वो क्या है? वो एक असंतृप्त कार्बन है। और असंतृप्त कार्बन मतलब कि असंतृप्त का अर्थ क्या होता है? पूर्ण चीज से मिल जाना। और असंतृप्त का अर्थ क्या होता है? असंतृप्त का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से न मिलना। तो यही पूछा है कि ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला कौन सा है? तो वो होता है एसिटिलीन। मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक कार्बन मोनोऑक्साइड है। मतलब कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या है? अम्लीय है,
क्षारीय है, उदासीन है या उभयवेशी है। तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड किसको बोलते हैं? CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। इसमें 2 लगा देंगे, मतलब कि यहाँ पे CO की जगह पे 2 लगा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, यही यहाँ पे CO के वो ऑक्सीजन यदि 3 हो जाता है तो कार्बन टेट्रा ऑक्साइड, तो मतलब कि इसको डाई इसको ट्राई बोलते थे, टेट्रा ऑक्साइड डाइऑक्साइड, तो इसको क्या बोल देंगे? कार्बन मोनो। मतलब कि यदि 1 लगा होता है तो 1 लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 लगा होता है तब बोलते हैं मोनो, 2 लगा होता है तो उसको बोलते हैं डाई, 3 लगा होता है तो बोलते हैं ट्राई। तो यहाँ पे सिंगल है तो मोनो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? अम्ल है, क्षारीय, उदासीन है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो बेसिकली उदासीन होता है, ना ही अम्ल होता है, ना ही अम्ल होता है, ना क्षारीय होता है। और यदि ये उदासीन है तो इसका पीएच मान कितना होगा? इसका पीएच मान 7 होगा। पीएच वैल्यू आपको पता होगा, पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन है, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है, तो उसका पीएच वैल्यू बताइए। तो आप क्या बताएंगे? 7 बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण तत्व है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण तत्व है? हीलियम, तांबा, फ्लोरीन, सोडियम। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व मतलब कि संक्रमण तत्व का अर्थ क्या होगा? कि मतलब कि संक्रमण मतलब कि जल्दी वो संक्रमित ना हो या संक्रमण कर ले। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो संक्रमण तत्व है? तो वो है तांबा। तांबा जो है वो क्या है? तांबा एक संक्रमण तत्व है। मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समावय मतलब कि सी समावय 7, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन है उसका परमाणु संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और उसका परमाणु भार 14 भी होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि समावय, तो आपको पता होगा कि जो प्रोटॉन संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन संख्या होता है और उससे हम क्या निकाल देते हैं? न्यूट्रॉन संख्या। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, इसमें 7 प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और 7 न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। मतलब कि जो ये नाइट्रोजन है इसके अंदर सब 7-7 पाया जाता है, मतलब कि इनमें सभी सही हो जाएगा। इनमें सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि परमाणविक संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 35 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन। बहुत इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा कि परमाणु संख्या किस पे निर्भर करता है। बहुत बार बता दिए हैं और फिर बता दे रहे हैं। परमाणु भार इजिकल टू परमाणु भार किस पे निर्भर करता है? पहला तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्या करता है? निर्भर करता है। और आपको पता होगा कि परमाणविक संख्या, परमाणु संख्या जो होता है वो किस पे रखा जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या पे रखा जाता है। तो यहाँ परमाणु संख्या हमको दे दिया है न्यूट्रॉन का संख्या, और परमाणु भार आपको दे दिया गया 35, परमाणु भार 35 दे दिया गया है। और आपसे क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन ही पूछ रहा है, तो प्रोटॉन को हम पी से लिख देते हैं प्लस न्यूट्रॉन, मतलब कि जो परमाणु संख्या लिखा जाता है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन, मतलब कि जो प्रोटॉन होता है, सॉरी जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है वो किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नाभिक में होते हैं। तो एक परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में होते हैं तो 18। प्रोटॉन आपको कितने दे दिया गया? आपको यहाँ पे प्रोटॉन दे दिया गया है। आपसे बेसिकली पूछ क्या रहा है? अच्छा, हम लिखते हैं पहले पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। न्यूट्रॉन पूछ रहा है प्रोटॉन, मतलब कि प्रोटॉन आपको क्या है? प्रोटॉन के बराबर होता है। और प्रोटॉन कितना दिया हुआ है? प्रोटॉन परमाणु संख्या 17, तो यहाँ पे 17 दिया, आपसे न्यूट्रॉन पूछ रहा है और यहाँ पे 35 दिया हुआ है। तो न्यूट्रॉन इसका तो कितना आ जाएगा? 35 माइनस 17, और 35 में से 17 निकालेगा तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना जाएगा? 18, मतलब कि ऑप्शन
18 न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाए थे, अब समझे। मतलब कि क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में मतलब कि जो परमाणु संख्या होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। आपको प्रोटॉन का संख्या दे दिया गया है और परमाणु भार दे दिया गया है। आपसे न्यूट्रॉन का संख्या पूछा है, तो हम क्या किए? उसके परमाणु भार से प्रोटॉन की संख्या हटा दिए, हमको क्या मिल गया? न्यूट्रॉन का संख्या मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछ रहा है कि जल विक्षेपण पर स्टार्च देता है CO2 AOH2, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। मतलब कि जब वह जल विश्लेषण होता है, मतलब कि जब जल का विश्लेषण होता है तो जल के विश्लेषण के बाद जो स्टार्च देता है वो क्या देता है? तो वो बेसिकली ग्लूकोज देता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आज के लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायता करता है? अभिक्रिया का तापक्रम निम्न रखता है, अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, अभिक्रिया को गर्म किया जाता है, किण्वन वकों को मिलाना। मतलब कि किण्वन का जो प्रक्रिया होता है वो किण्वन का प्रक्रिया होता है वो निम्न में से कौन से सहायता करता है? तो अभिक्रिया को कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? अभिक्रिया को कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है। और आपको पता होगा कि जो किण्वन प्रक्रिया होता है वो उसमें बेसिकली किसी भी पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है। और किण्वन प्रक्रिया से किस चीज को बनाया जाता है? तो जो शराब बनाया जाता है उसको बनाया जाता है। और शराब को कैसे बनाया जाता है? सरा गरा कर बनाया जाता है। शराब तो नहीं बोलेंगे, एल्कोहल। तो एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है? सरा गरा कर बनाया जाता है। और उस प्रक्रिया को क्या? किण्वन। तो जो एल्कोहल बनाया जाता है, एल्कोहल वो किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? किण्वन प्रक्रिया से। किस प्रक्रिया से? किण्वन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आज हम क्या किए? आज हम बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट 20 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। और आज हम बेसिकली लगभग 400 क्वेश्चन कर लिए। यदि आप हमारे सभी वीडियो को देखे आएंगे तो 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। यदि आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको क्या करता है? बोल रहे हैं कि बिहार डीएलएड के जो प्रश्न आते हैं उनसे क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।